Good afternoon, everyone. This is Manikant sir, and I am physics lecturer for JEE and NEET. Today I will discuss a new chapter, work, energy and power. तो वर्क, एनर्जी एंड पावर हेडिंग लगाते हैं. वर्क, एनर्जी एंड पावर. ठीक ना. वर्क, एनर्जी एंड पावर. तो ये नया चैप्टर आपका क्या हो गया, स्टार्ट हो रहा है. तो इसके पहले सारे चैप्टर क्या करेंगे, अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि उन चैप्टरों का क्या होगा, एप्लीकेशन होगा. वेक्टर एंड बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा सा ज्यादा होगा एप्लीकेशन, सारे चैप्टर का होगा एप्लीकेशन. चलो तो स्टार्ट करते हैं. तो वर्क, सबसे पहले हेडिंग वर्क. तो वर्क किस तरीके से डिफाइन है. तो फिजिक्स में वर्क अलग तरीके से डिफाइन है. वर्क का डिफिनेशन कुछ तरीके से किया गया है, उसका कुछ खास मीनिंग है. वैसे देखिए जनरल लाइफ में आपने क्या कर रहा है, जैसे आपने क्या किया, पढ़ाई कर रहे हैं, टेबल पर बैठ के आपने स्टडी कर रहा है तो बोलेंगे काम कर रहे थे सर. टाइपिंग कर रहे हैं, काम कर रहे थे सर. बट ये जो फिजिक्स है इसमें कुछ स्पेसिफाई तरीके से किया गया डिफाइन, कि इस तरीके से होगा तो वर्क डन है. तो इसमें किस तरीके से किया गया है, जैसे मान के चलिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, उस पर आपने कुछ फोर्स लगाया और उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो इसमें इसको जो डिफाइन किया गया है फिजिक्स में, वर्क का डिफिनेशन दिया गया है, वो क्या दिया गया है कि जो कुछ फोर्स, जिस फोर्स का निकालना है वर्क डन, उसको क्या करेंगे, उस डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे. समझिए कैसे समझेंगे. जैसे मान के चलिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, ये कोई ब्लॉक है, इस पे इस तरीके से फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स को बोलते हैं कि बाहर से लगा है, कुछ फोर्स लग रहा था, ये एंगल थीटा है मान के चलिए. ये क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन, और फाइनली फोर्स लगने के कारण यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ. ठीक, तो इसको बोल दिया इनिशियल पोजीशन, और ये हो गया क्या, फाइनल पोजीशन. तो जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन ले जाने में आपने कुछ जैसे फोर्स जो लगाया, तो इसको बोल दिया डिस्प्लेसमेंट टेस्ट. तो हमको इस फोर्स के कारण हमको वर्क डन चाहिए. तो इसके लिए क्या, किस तरीके से किया गया डिफाइन, कि इस फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट. माने कि डॉट प्रोडक्ट जब आप लोगे फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो हो गया क्या, उस फोर्स के कारण इस ब्लॉक पे कितना वर्क डन हुआ, वो वर्क डन आएगा. डिफिनेशन समझे कि किस तरीके से, कॉन्सेप्ट समझिए, रटना नहीं. कि ये जो फोर्स है, इसका क्या, जिस फोर्स के कारण आपको वर्क डन चाहिए, उसको क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे. मतलब इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले, कि इट इज डिफाइंड बाय डॉट प्रोडक्ट जानते हैं, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट को हमेशा एस से इंडिकेट कर देंगे, और एफ को क्या कर देंगे, और दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. मतलब ये किस तरीके से डिफाइन किया गया है वर्क, ये डिफाइन किया गया है डॉट प्रोडक्ट के साथ. डॉट प्रोडक्ट किसका, कि जिस फोर्स के कारण आप वर्क डन निकालना चाहते हो, उसको क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे. चलिए तो हम यहां लिखते हैं कि वर्क डन क्या हो जाएगा, W=F.S. इस तरीके से हो जाएगा. ये वेक्टर है दोनों. तो अब इस तरीके से इसका डॉट प्रोडक्ट क्या लिखते हैं, कि mod of F इंटू mod of S इंटू cos of थीटा. जानते हैं, क्योंकि देखिए A डॉट बी आपने पढ़ा था पहले, कि A डॉट बी इजकल टू mod of A इंटू mod of B इंटू cos of थीटा पढ़े थे. तो यहाँ देखिए A हो गया फोर्स, अब B हो गया डिस्प्लेसमेंट. इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं. उस टाइम क्या किए थे, इस तरीके से, कि ये वेक्टर हो गया सर, ये वेक्टर A हो गया सर, ये वेक्टर B हो गया सर. अब क्या किए थे, A डॉट B आपने लिखा था. उसी तरीके से एक फोर्स हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है सिंपली. तब यहां से इस तरीके से ले लिए और बोलेंगे क्या, कि थीटा है क्या, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट हमेशा यस से भी इंडिकेट कर देंगे तो आप समझ जाइएगा. ठीक, तो मतलब हमको किस तरीके से डिफाइन किया गया, कॉन्सेप्ट समझिए, कि इट इज डिफाइंड बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. कौन सा फोर्स है, आप बोलेंगे यहाँ नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है. तो देखिए वही है ना, कि जिस फोर्स के कह रहे हैं कि इंडिविजुअल फोर्स के कारण हम वर्क डन निकालेंगे,
तो जिस फोर्स के कारण आपको एग्जाम में पूछा गया उसी फोर्स के कारण हम वर्क डन लिखेंगे। यहाँ जैसे एक्सटर्नल फोर्स के कारण हमने एक्सटर्नल ही लगाया, तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण कि वर्क डन क्या हो गया, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। सारा का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आएंगे इससे। अभी लग रहा है कि सर बहुत आसान है सर, तो वेक्टर में पढ़ने, ठीक है, बस उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। सारा कंसेप्ट क्लियर है। ये देखिए इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन गया, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इस फोर्स के कारण कितना ऑब्जेक्ट पे वर्क हुआ वो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट भी समझ गए और उसका फिजिकल मीनिंग भी समझ गए कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा इस तरीके से, उसको हमको यदि जो कुछ फोर्स लगा उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आप फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे, फोर्स का वैल्यू देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे और उसको क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। सबको समझ में आ रहा है? सबको आ रहा होगा समझ में, इतना तो टफ है नहीं। चलो इतना हो गया सबका क्लियर। आप देखिए आगे क्या करते हैं, नोट करते जाइएगा और सबको समझ में आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आएगा कुछ नहीं। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ के वर्क डन इक्वल टू आ गया क्या, एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक ना। अब एक डायग्राम थोड़ा सा इस तरीके से बना लेते हैं कि जैसे जो यहाँ कुछ फोर्स लगा है ना, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यहाँ कुछ फाइनल पोजीशन आया था इस तरीके से, ठीक ना। तो ए एंगल थीटा है और ये अपना क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, यस, ठीक। तो अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि यार ये जो हम इसको रीअरेंज कर दिए कि एफ कॉस थीटा इंटू एस चेक करके लिख के देखे, तो देखिए कि यार जो हमने वेक्टर रिजोल्यूशन में क्या पढ़ा था कि रिजोल्व क्या करे कि देखिए ये जो थीटा एंगल है ना इस फोर्स का, तो जिसके साथ एंगल बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, उसके अलोंग कॉस का कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। मतलब जैसे कोई वेक्टर है ए वेक्टर है बी, ठीक ना। अब हम बोलेंगे ना कि इसका इस वेक्टर बी वेक्टर का ए के अलोंग क्या कंपोनेंट है, तो आप बोलेंगे क्या, बी कॉस थीटा। देखिए जिसके साथ थीटा बन रहा है ना उसका कॉस थीटा, तो इधर इसका इस वेक्टर का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, इस तरीके से बी कॉस थीटा। उसी तरीके से आप ट्रायंगल से भी कर सकते हैं कि ट्रायंगल से आपने पढ़ा होगा, तो एफ कॉस थीटा। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि ना कि एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, माने कि एफ कॉस थीटा क्या है कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि एफ कॉस थीटा यहाँ पे क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो वर्क किस तरीके से हो सकता है कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू देखिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स along the direction of displacement into, यहां लिख दिया into डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि आप क्या किए कि एफ कॉस थीटा इंटू एस, यानी कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप बोलेंगे सर ये क्यों किए, इसलिए किए ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि आपको एफ इंडिविजुअल पता नहीं है, थीटा नहीं चेंज होते रहा, मतलब कि आप ऐसा फोर्स लगाए कि एफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल चेंज हो रहा है, तो उस टाइम क्या होता है ना कि एफ कॉस थीटा से चाहे एस कॉस थीटा से आप क्या करते हैं, सवाल को इजीली सोल्व हो जाता है। तो इस तरीके से हम समझ लेते हैं कि जब भी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट फोर्स नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डायरेक्ट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो उन केसों के लिए हम क्या करेंगे कि इसी तरीके से चेक करेंगे कि यार क्या एफ कॉस थीटा हमको पता चल रहा है इसमें, क्या एस कॉस थीटा हमको पता चल रहा है, चाहे डिस्प्लेसमेंट, उस तरीके से हम चेक करेंगे, कुछ सवाल करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये बात क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है, क्योंकि आप डिफिनेशन रट लेंगे तो उसका काम नहीं चलेगा। करना किस तरीके से जब क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो जैसे आप कॉन्सेप्ट तो सारे लोग सीख के जाते हैं लेकिन सवाल नहीं कर पाते। आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कुछ एप्लीकेशन करेंगे तो आप सवाल होगा आपसे। समझ रहे हैं सभी लोग? चलो आगे बढ़ते हैं कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, एस कोस थीटा भी लिखेंगे, उस सवाल में करेंगे, एक सवाल करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपोनेंट है ना, आप रिपीट करने का इतना बात आपको सबको समझ में आ गया। अब यूनिट 12
क्या चेक कर लेते हैं कि यहाँ वर्क इक्वल टू है एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। सभी लोग पढ़ेंगे कि कॉस थीटा जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है। थीटा का यूनिट होता है रेडियन, ठीक ना, लेकिन इसका क्या होता है यूनिट लेस होता है। m0 l0 जो डायमेंशन पढ़े थे वो 0 0 होता है। तब देखिए यहाँ लिखेंगे फोर्स का क्या होता है न्यूटन और मीटर, इसको क्या बोल देते हैं ना। तो एक सबसे पहले देखिए जो ये दो वेक्टर का क्या है डॉट प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक ना। आप पढ़े हैं कि उसमें मैग्नीट्यूड का बात नहीं होगा, फिर डायरेक्शन का ओनली एंड ओनली कंटेन्स मैग्नीट्यूड, माने कि व्हेन टू वेक्टर टेक डॉट प्रोडक्ट देन आफ्टर क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट क्या देता है स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, डायरेक्शन होता ही नहीं। चलिए यहां देखिए हम लिख लेते हैं क्या कि क्या है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन में होता नहीं है। अब देखिए और क्या हम लिखेंगे इसका, देखिए यूनिट लिख रहे न्यूटन मीटर, इसको एसआई यूनिट में जूल बोल देते हैं, ठीक ना। तो यहां लिख देंगे कि एसआई यूनिट क्या हो जाएगा जूल। और सीजीएस भी पढ़ लेते हैं कि सीजीएस यूनिट क्या हो जाता है, क्या होता है अर्ग होता है, अर्ग ERG, ठीक ना। अब देखिए अब सीजीएस यूनिट है एक एसआई यूनिट है एमके से आता है, तो इन दोनों के बीच रिलेशन होता है, क्या होता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ ERG, ठीक ना। ये आप यूनिट एंड डायमेंशन में क्या करेंगे कन्वर्जन में सीखे होंगे आप, नहीं तो सीखेंगे फिर कि 10⁻⁷ अर्ग। सभी को कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है ना। चलिए अब क्या और क्या करते हैं कि डायमेंशन फार्मूला चेक कर लेते हैं। तो देखिए डायमेंशन फार्मूला कैसे चेक करते हैं, इधर देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा जा रहा है, यहाँ किस तरीके से लिखते हैं वो दिखा रहे हैं। न्यूटन का जानते हैं सभी लोग फोर्स का mL T⁻⁻², और मीटर का क्या हो गया लेंथ। अब जो नहीं जानते हैं फोर्स का, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का m हो गया, एक्सेलरेशन का तो जानते ही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक ना। तब यहां से क्या कर दिए, यहां से जब सोल्व करते हैं तो क्या हो जाता है mL2 T⁻²। तब यहां लिखेंगे क्या कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क, तो क्या हो जाएगा भाई आप सभी लोग जान गए कि mL⁻2 T⁻², ठीक ना। m का पावर कुछ नहीं तो मतलब वो 1 है, समझते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, इतना बात सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया, बेसिक बात सीख गए कि क्या होता है वर्क, क्या होता है इसका यूनिट, क्या कैसा क्वांटिटी है, एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, डायमेंशन फार्मूला क्या है, डेफिनेशन किस तरीके से उसका रीअरेंज करके हम क्या बोल सकते हैं, सवाल में किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे 1 by 1 वर्क का, तो आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो इतना बात किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे पॉज करके भी समझ सकते हैं। चलो ठीक है सबका, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए, समझ में आ गया ना। तो कंसेप्ट वाइज चलेगा क्लास कि आपको छूटेगा ही नहीं कुछ। देखिए जैसे आप देखिए हम न्यूमेरिकल सीखेंगे कुछ, तो जो भी न्यूमेरिकल सीखेंगे उससे पहले कुछ और देख लेते हैं, एक पॉइंट और देखते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सीखेंगे कि किस तरीके से। तो देखिए अभी हम क्या सोचे कि वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो मेरे को यहां से क्या लग रहा है कि जैसे वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पर, और क्या और किस पे, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब इन क्वांटिटी पे क्या कर रहा है वर्क डन डिपेंड कर रहा है। अब मेरे को पता चला कि जो भी आपने अमाउंट का फोर्स लगाया होगा वो तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा ठीक है, लेकिन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो कॉस थीटा है इसका कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो आपने पढ़ा होगा जनरल मैथमेटिक्स में कि कॉस कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव होता है इस तरीके से, तो उसका ग्राफ आप इस तरीके से पढ़े होंगे, ठीक ना। इस तरीके से आप जाते रहता है, पीरियोडिक फंक्शन है 2 पाई का, ठीक ना। यहाँ से देखिए स्टार्ट हुआ, यहाँ पर देखिए क्या होगा सेम हो गया, फिर यही सेम रिपीट होगा आगे, ठीक ना। तो मेरे को पता चला कि कभी पॉजिटिव होता है, कभी जीरो होता है, कभी निगेटिव होता है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन भी उसी तरीके से होगा, कभी पॉजिटिव हो जाएगा, कभी निगेटिव हो जाएगा, कभी जीरो हो सकता है ना। दैट्स डिपेंड ऑन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कि उन दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है,
समझ रहे कॉन्सेप्ट कि जो आपने फोर्स लगाया, जो भी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उनके बीच का एंगल है क्या, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, पाई बाई टू। ये पाई बाई टू है, ये पाई है अपना, ठीक ना। यहाँ देखिए 0, ये +1 to -1 के बीच क्या करता है, इसका वैल्यू लाई करता है। सभी लोग को समझ में आ रहा है। चलो, और हमको देखिए दो वेक्टर का जो भी हम एंगल काउंट करेंगे, स्मॉलर एंगल, ये हो गया थीटा, इस तरीके से वेक्टर है तो ए एंगल आप काउंट करेंगे, ये वेक्टर ये बी वेक्टर, ये नहीं कि ये वाला एक्सटर्नल एंगल नहीं काउंट करना है, समझ रहे हैं। चलो, तो मेरे को क्या समझना है, इतना कि हमको समझना है बस कि 0 से पाई के बीच में किस तरीके का वेरिएशन है। तो देख रहे हैं कि 0 पे क्या हो रहा है, इस तरीके से π/2 तक पॉजिटिव आ रहा है, और π/2 पे 0 हो जाएगा। मतलब कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब π/2 हो जाएगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना 0 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये π/2 से कम एंगल फॉर्म होगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच तो पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट सीखिए। चलो पहले यहां से देखते हैं, आप काउंट कर लेते हैं कि वेन फोर्स एंड यस का मतलब हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल। यस का मतलब समझ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, मतलब क्या कि ये फोर्स हो गया और इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो दोनों वेक्टर क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो जब दो वेक्टर पैरेलल है तो एंगल बिटवीन क्या हो जाता है, उसको 0 बोलते हैं। तो जो यहाँ लिखेंगे वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल है तो क्या हो गया एफ इंटू एस, क्योंकि मैक्सिमम हो गया 0 डिग्री पे, ठीक ना। तो वर्क आ गया एफ इंटू एस, इसको आप लिख भी सकते हैं कि मैक्सिमम वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स, उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, फोर्स के लिए, जब दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो उस टाइम क्या होगा, मैक्सिमम वर्क डन होगा। समझ रहे हैं, क्लियर। अब यहां से आप चेक करते हैं तो आप जानते हैं, इसको रख कर देते हैं। अब देखिए कि अब यहां से लिखते हैं कि जब थीटा क्या हो जाएगा 0 से बड़ा और π/0 इक्वलिटी साइन लगा दिए, और π/2 पे नहीं लगाए क्योंकि π/2 पे 0 वैल्यू हो जा रहा है। तो हम यहाँ के क्या लिखेंगे कि वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब लिखेंगे कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2, तो डायरेक्ट लिख देंगे कि, तो उस टाइम क्या होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट ऐसे लिख सकते हैं कि W इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ π/2। तो यहाँ पे देखिए cos π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वर्क डन इक्वल टू 0। मैंने कि जब एंगल π/2 हो जाएगा तो वर्क डन क्या होने वाला है, 0। समझ रहे हैं। अब एक और समझ लेते हैं कि जब थीटा क्या हो जाएगा, π/2 से बड़ा और लेस देन पाई, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसको नहीं लिखे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं कि एफ इंटू एस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, थीटा। जो थीटा हो जाएगा नेगेटिव, ये वाला, ये इस वाला पार्ट में आ रहा है, तो नेगेटिव आने के कारण क्या हो गया, वर्क डन नेगेटिव। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक ना। ये आप समझ गए, सभी लोग सबको समझ में आ गया होगा कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, 0 कब होगा। अब देखिए, जैसा कभी कोई सवाल ऐसा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम मेरे को क्या होगा, उस टाइम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट क्या कहेंगे कि देखो इसमें तो वर्क डन ही 0 हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बारे में इतना कुछ नहीं सोचेंगे। जब हमको एंगल बिटवीन 90 हो गया तो 0 होना ही होना है। समझ रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लो, सभी लोग नोट कर लो। चलो हो गया। आप देखिए न्यूमेरिकल पहले इजी सवाल करेंगे, क्योंकि सभी लोग का क्लास में थोड़ा एनर्जेटिक रहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से यहाँ टफ सवाल नहीं करेंगे। अब टफ हो जाएगा धीरे धीरे, जेई एडवांस लेवल तक पहुंच जाएंगे किस तरीके से सवाल आते हैं। चलिए सवाल करते हैं। सवाल डेटा आप ही बताओगे क्लास में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्योंकि फिजिक्स में सवाल बहुत खाली थोड़ा सा डेटा आप सोच के दीजिए, समझ के देंगे, अच्छा डेटा देंगे तो अच्छा आंसर आएगा, ठीक ना। तो अभी हम मान लेते हैं यहाँ पे पहले एक इजी सवाल करते हैं। आप लोग खुद कीजिएगा कि एफ का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 50 न्यूटन, क्या है 10 kg, यहाँ एंगल क्या है 37 डिग्री, ठीक ना।
फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स व्हेन, क्या लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 मीटर ले लें, 10 मीटर ले लें, अच्छा सा आंसर आ जाएगा। 10 मीटर ले लीजिए। अब देखिए 10 मीटर हो चाहे 20 मीटर हो, आप समझ जाएंगे तो फिर आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप सभी लोग करो, ठीक ना, तो आसानी से कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीन पॉज करके कीजिए, उसके बाद आंसर देखिए। तो सबसे पहले कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दिखा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे F इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट तो अलोंग द क्या होगा, प्लेन में ही होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फोर्स कितना लग रहा है, तो 50 न्यूटन सर। डिस्प्लेसमेंट कितना, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो जाएगा 10 मीटर, तो उस टाइम कितना वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स के कारण, यहाँ 10। अब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलेंगे कि देखो ये तो ब्लॉक इसी पे आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, तो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो क्या हो जाएगा cos ऑफ 37 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा 50 इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा 4/5, तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा 400 जूल, ठीक ना। अब यहां से हमको जो क्वेश्चन आएगा कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो F इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो अब देखिए यहाँ नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ेगा कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और नॉर्मल रिएक्शन लिखेंगे। आप सोचेंगे चलो नॉर्मल तो ऊपर ही लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब एक डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्ट लिख देंगे कि वर्क डन क्या होगा 0। हमने नहीं फोर्स का वैल्यू निकाले, क्योंकि फोर्स का वैल्यू हमको निकालने में 1 मिनट का टाइम इसमें लगने वाला है। तो हमने देखा कि नॉर्मल तो इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री है, तो 0 आंसर आ गया। सभी को समझ में आया, आ गया ना, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा इसका क्या करेंगे, लेवल चेंज करेंगे कि आप जो पहले पढ़े उसका एप्लीकेशन करेंगे। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए सही से। समझ में आया सब कोई 0 कैसे हुआ, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन आप जानते हैं हमेशा क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन आप इसको जब ऐसे करेंगे तो इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इसका कंपोनेंट है इस तरीके से। सभी लोग को समझ में आ रहा है ना, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लो, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सवाल करेंगे, थोड़ा सा इस लेवल चेंज करेंगे। मान के चलिए, ठीक ना, कि क्या है, फिर उस तरीके से क्वेश्चन देते हैं कि अभी इस तरीके से फोर्स क्या लग गया 50 न्यूटन, ये क्या है 10 kg। यहाँ देखिए अब म्यू तो दिया हुआ है, उस टाइम नहीं दिया हुआ था, मतलब 0 था। यहाँ म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.1 चेक कर लेते हैं कि म्यू का वैल्यू 0.1 ले लिए। तो अब देखिए हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइंड वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लिख देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक ना। और क्या लिखेंगे, थर्ड में क्या लिख लेते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अब क्या है कि व्हेन माने कि फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स व्हेन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर 10 ही मीटर ले लेते हैं, ठीक है ना, 10 मीटर। तो 1 बाय 1 आप स्क्रीन पॉज करके आप क्या ये पहले सोल्व कीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, आप सोल्व कर लीजिए, सभी लोग स्क्रीन पॉज कर लीजिए, सोल्व कीजिए। चलो ठीक है, अब देखिए किस तरीके से करेंगे।
ठीक ना। तो यही सॉल्यूशन करते हैं। चलो तो हम इधर रख करते हैं, हमको 10 मीटर ध्यान में रखना है और बारी बारी से कौन का 10 मीटर दिया हुआ है ना, 10 मीटर साइड में लिख देते हैं कि 10 मीटर। तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैसे निकालेंगे? तो सबसे W F इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, F कितना दिया हुआ है भाई, तो 50 न्यूटन सर, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 10 मीटर, अब कॉस क्या हो जाएगा 0 डिग्री। समझ रहे ना, फोर्स भी इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो वर्क डन एंगल बिटवीन क्या हो गया 0 डिग्री, तो 500 जूल। ये वर्क डन बाय किसका हो गया, एक्सटर्नल फोर्स के कारण। EXT का मतलब हो गया एक्सटर्नल फोर्स। चाहिए हो गया। और उसके बाद वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन को डायरेक्ट क्या लिख देंगे कि 0, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, इधर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इधर हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो हमने क्या बोल दिया कि नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, वर्क डन क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अब फ्रिक्शन फोर्स चेक करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करता है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या है और एक्सटर्नल फोर्स क्या है। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लगा सकता है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि जो थर्ड पार्ट का था उसमें एफ मैक्सिमम क्या होगा, स्मॉल का मतलब हुआ फ्रिक्शन, लिख देते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। तो क्या हो जाएगा म्यू इंटू एन। तो म्यू कितना है, तो 0.1, एन कितना हो जाएगा mg। एन क्या होता है, ऊपर नीचे बैलेंस करेंगे क्योंकि ऊपर तो मोशन नहीं हो रहा है, mg इक्वल टू एन हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एन इक्वल टू mg। तो एन कितना हो जाएगा, एम कितना है 10 इंटू जी ले लिए, यहाँ से क्या हो जाएगा जी, मतलब कि फ्रिक्शन जी का वैल्यू 10 ले सकते हैं, तो 10 न्यूटन हो गया क्या एफ मैक्सिमम। फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम 10 न्यूटन है, एक्सटर्नल फोर्स 50 न्यूटन है। तो हम तो पहले क्वेश्चन में दिया है कि डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हुआ है, तो उस तरीके से डेटा दिया है कि डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। तो हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स लिखना चाहते हैं, तो इसको पहले आप नोट कीजिए। हो गया ना, तो कैसे लिखेंगे कि देखो, अब फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा ऑब्जेक्ट में, और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया 180। समझे 180 कैसे हुआ, समझे कि देखिए फोर्स इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, ये वाले सरफेस को कांटेक्ट में रखना चाहेगा कि भाई आप मेरे साथ छोड़कर मत जाओ। फ्रिक्शन क्या कहता है कि दो सरफेस को क्या साथ में रखना चाहता है, दो प्रेमी आप इसको बोल सकते हैं ना, वो क्या हमेशा साथ रहना चाहता है ना। वो अपना एक मैक्सिमम लिमिट का वैल्यू है उतना प्रोवाइड करेगा कि आप मेरे साथ रहो साथ रहो साथ रहो, तब तक वो लगाते रहेगा फ्रिक्शन फोर्स कि भाई आप मत जाइए मत जाइए। एक मैक्सिमम लिमिट से जब पार हो जाएगा तो जाना ही चला ही जाएगा। बट इस क्या चाहता है कि कांटेक्ट में ही रहो। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, उसका चाहत क्या है, उसका यही चाहत है कि आप मेरे छोड़ के मत जाओ, ठीक ना। तो एक मैक्सिमम लिमिट है, देखिए एक मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लिखे, तो ये मैक्सिमम इतना वो 10 न्यूटन लगा सकता है कि एक जब इस पर कोई फोर्स लगाए पहले 2 न्यूटन कहेगा नहीं देंगे मूव करने, क्योंकि इसका एक कैपेबिलिटी है कि इस सरफेस का कि इसको 10 न्यूटन तक क्या करेगा, इसको रोक के रखेगा। कोई भी यहाँ एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन से कम लगाएंगे तो मूव नहीं करने देगा, उसका टेंडेंसी है वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। आप 2 न्यूटन लगाएंगे तो 2 न्यूटन लगाएगा, 4 न्यूटन लगाएंगे तो 4 न्यूटन लगाएगा, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट तक। समझ में आया। तो चलिए लेकिन देखिए फाइनली तो जब ज्यादा फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आगे मूव किया ब्लॉक और फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगा। समझ रहे हैं, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ से देखिए कि वर्क डन बाय एफ का मतलब हुआ फ्रिक्शन स्मॉल एफ, तो फ्रिक्शन फोर्स एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो अपने को समझ लेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स तो 10 न्यूटन ही लगेगा, तो 10 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 मीटर, लेकिन कॉस कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो दे आप 180 डिग्री -1 ही हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 इंटू -1। तो यहां से क्या हो जाएगा, इधर -1 इंटू -1 इस तरीके से लिख देते हैं। तो क्या होगा -100 जूल, माने कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना है -100 जूल। ऑप्शन में आपको क्या रहेगा 100 जूल।
-100 जूल, 400 जूल, -400 जूल। तो आप थोड़ा सा भी कंसेप्ट गलत करके जाएंगे ना तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, नेगेटिव मार्क आ जाएगा। तो इतना कंसेप्ट सबको समझ में आया कि जिस फोर्स का हमको वर्क डन चाहिए पहले उस फोर्स पे कंसंट्रेट करेंगे कि उस फोर्स का वैल्यू हमको दिया है, नहीं दिया हुआ है तो हम उसको फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे, उसको डिस्प्लेसमेंट जो भी ब्लॉक में हुआ उसके साथ क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। सबको समझ में आया? चलिए एनर्जेटिक रहिए क्लास में। चलो हो गया। और जो भी नहीं समझ में आप पूछ सकते हैं क्योंकि आपको थोड़ा फिजिक्स इंटरेस्टिंग बहुत है, क्योंकि आप नॉर्मल लाइफ में ऐसा देखे होंगे कि आप कोई ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं, आप बोल रहे कि सर वो तो मूव ही नहीं कर रहा, तो वही कंसेप्ट है कि आपने उससे कम फोर्स लगाया जितना इसको सरफेस पे रिक्वायरमेंट था, जितना फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा था सरफेस, उतना आपने फोर्स लगाया नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं मूव करता है। इन डेली लाइफ में सब चीजें, फ्रिक्शन, वर्क पावर, एनर्जी, आप जितने रोटेशनल मोशन, ये सब सारे का सारा क्या है, नॉर्मल लाइफ में आप डेली कुछ न कुछ उसको करते हैं। फिजिक्स यही इंटरेस्टिंग हो जाता है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं, टाइम पास में क्या करें, दिखता है ना। ये क्या है, आप न्यूटन लॉ में पढ़ चुके हैं अच्छे, 3 4 ब्लॉक वाले पढ़े होंगे, 3 4 5 पुल्ली है, उसमें कंस्टेंट मोशन लिखते हैं, ठीक ना, वो सब चले। लेकिन हमको अभी इस तरीके से एक सिस्टम दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, एटवुड मशीन बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम नॉर्मली बोलते हैं, या इसको क्या बोलेंगे, एटवुड मशीन। चलो आप सभी लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग और पुल्ली मासलेस लेते हैं, रोटेशनल में पुल्ली का मास काउंट करते हैं, लिया करते हैं, तब तो वहां क्या हो जाएगा, वो आपको बाद में समझाएंगे कि रोटेशनल किस तरीके से टेंशन का वैल्यू अलग अलग होता है, वो सब चलो ठीक है ना। अब मेरे को क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन each block when when 2 kg block move 2 meter downward। समझ में आया सबको? आया समझ में? समझे? अब देखिए समझने वाली, पहले सब कुछ क्वेश्चन कभी एग्जाम में आए तो समझने का कोशिश कर ट्राई करेंगे कि क्या गिवन डेटा क्या है, क्या पूछ रहा है। यहां दिया हुआ है कि फाइंड वर्क डन बाय टेंशन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच ब्लॉक, माने कि दोनों ब्लॉक पे पूछ रहा है, ऑन ईच ब्लॉक व्हेन 2 kg ब्लॉक मूव 2 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आपको ऑटोमेटिकली ये नॉर्मली पता चल रहा है कि ये ब्लॉक क्या है, 2 kg वाला क्या है, उसका वेट ज्यादा है, 1 kg वाला अगर कम है तो 2 kg वाला इस तरीके से मोशन होगा कि 2 kg वाला नीचे 1 kg वाला ऊपर। क्यों? क्योंकि ये क्या, दोनों ब्लॉक क्या है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, कि जब एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर जाना पड़ेगा, जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा। जैसे हमको यहाँ दिया हुआ इंफॉर्मेशन कि 2 kg ब्लॉक मूव 2 मीटर डाउनवर्ड, मतलब कि 2 kg वाला ब्लॉक जब 2 मीटर डाउनवर्ड जाएगा तो 1 kg वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा, 2 मीटर अपवर्ड जाएगा, है ना। तो जैसे डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन में बोल दिया कि 2 kg ब्लॉक 2 मीटर डाउनवर्ड, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 1 kg ब्लॉक। क्वेश्चन एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन पूछता है ना, यहाँ तो 4 क्वेश्चन हो गया, तो 1 kg वाले ब्लॉक पे ही काम करेंगे। तो हम
सोचेंगे कि यार इसका तो डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, तो आप सोचेंगे ना कि ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है, जितना ये डाउन बढ़ जाएगा उतना ये अप बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट लगा अप्लाई करते हुए क्या करेंगे, टेंशन फोर्स निकालेंगे। तो इसको आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको रफ करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। हमेशा आते रहता है इसका सवाल, कभी वर्क डन पूछ दिया, कभी एक्सेलरेशन पूछ दिया। अभी नीट में आया था बहुत इजी सवाल, एक्सेलरेशन आया था, और जेईई मेंस में तो आएगा तो वर्क डन आया था 2 सेकंड के बाद, इस तरीके से कि 2 सेकंड के बाद ये कितना वर्क डन करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स या टेंशन फोर्स। अभी आया था जेईई मेंस में, तो आते रहते हैं, कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो कोई भी सवाल कैसा भी हो आप उसको कर सकते हैं। तो चलो, जब भी हमको इस तरीके का होता है तो आप क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो 2 kg वाले ब्लॉक पे फ्री बॉडी डायग्राम इस तरीके से कर देते हैं, है ना। यहाँ 2 kg ब्लॉक, तो देखिए यहाँ mg का मतलब यहाँ 2g लिख देते हैं, 2g डाउनवर्ड। और टेंशन क्या होता है, टेंशन किस तरीके से लगता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट। हमेशा याद रखिए टेंशन क्या होगा, जहां पे आप टेंशन लिखना चाह रहे हैं तो अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे माने दूर जाएगा, टेंशन ऊपर खींचेगा, ठीक ना। चलो, इस तरीके से आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि टेंशन ऐसा लगेगा कि क्या करेगा, ये जो स्ट्रिंग है ना उसका लेंथ को छोटा करना चाहेगा, तो इस तरीके से हो गया। समझ में आया? तब यहां से देखिए आप लिखेंगे डायरेक्ट कि यहाँ देखिए 2 kg वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे होगा ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि 2g माइनस टी इजकल टू एक्सेलरेशन ए नीचे मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, मास कितना है 2 इंटू ए। अब 1 kg वाला ब्लॉक लिखेंगे, तो देखिए 1 kg वाला ब्लॉक पे टेंशन ऊपर लग रहा है, ठीक ना, और 1g नीचे लग रहा है, 1g लिखेंगे तो समझेंगे 1g नीचे लग रहा है, ठीक ना। तो अब एक्सेलरेशन किधर है, देखिए ये वाले ब्लॉक 2 kg वाला नीचे जाएगा तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट लिखते हैं। तो यहाँ देखिए एक्सेलरेशन इसका ए नीचे होगा, इसका ए ऊपर होगा, तो इसमें देखिए इक्वेशन लिखिए, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना है, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तब तो ऊपर मूव करेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, टी माइनस जी इजकल टू 1 इंटू ए। अब इसको सोल्व करेंगे, किस तरीके से सोल्व किए, कट किए, तो 2g माइनस जी, यहाँ हो गया g इजकल टू 3a, यहाँ से क्या आ गया a इजकल टू g बाई 3, मानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, g बाई 3 हो गया। समझ में आया कि एक्सेलरेशन g बाई 3 हो गया, मानी कि g बाई 3 से डाउनवर्ड जाएगा और g बाई 3 से अपवर्ड जाएगा। इतना बात समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया। एक्सेलरेशन का वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक ना, तो आपने टेंशन आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि 2g माइनस टी इजकल टू 2 इंटू ए इजकल टू g बाई 3, तो यहाँ से t इजकल टू क्या हो गया, 2g माइनस 2g बाई 3, तो कितना हो गया, तो 4g बाई 3, 4g बाई 3 कितना हो गया न्यूटन, ये टेंशन हो गया। मतलब यहाँ लिख देते हैं फाइनली कि t का वैल्यू क्या आएगा, कितना आ गया 4g बाई 3, ठीक ना। अब हमको फोर्स पता चल गया, अब बर्डन आप ऑटोमेटिकली खुद लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे, इसमें भी टेंशन ऊपर, इसमें भी टेंशन ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे दोनों ब्लॉक का, ठीक ना। आप लोग खुद से कीजिए, इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तब यही स्क्रीन पॉज कीजिए और क्वेश्चन सोल्व कीजिए। चलो यहां तक हो गया 4g बाई 3। चलिए ये समझ में आ गया सबको, इसको नोट करिए। चलो अब एग्जाम में कभी इस तरीके से आ गए ना तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से भी टेंशन आप लिख सकते हैं। तो देखिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, वर्क डन आप निकाल लो। तो T इजकल टू क्या होता है 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू g, ठीक ना। 2m1 m2 मतलब क्या होगा कि जो भी यहाँ पे मास है, कुछ भी जो भी इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका जो भी वैल्यू दिया है तो इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, t का वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ देखिए 2 इंटू m1 का वैल्यू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू g, क्या हो गया 4g बाई 3। आपको डायरेक्ट लिखना भी नहीं पड़ा, टेंशन का वैल्यू निकाल दिया। लेकिन एक्सेलरेशन को निकालने के लिए किसी एक ब्लॉक पे क्या करेंगे, आपको लिखना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, समझे सभी लोग, आ रहा है ना। चलिए तो आप सभी लोग इसका वर्क डन लिख लेंगे
कि टेंशन आ गया, इस पे टेंशन आ गया, इस पे ग्रेविटेशनल का भी 2mg लगेगा, इसका g लगेगा। तो सारे इंडिविजुअल फोर्स के कारण आप अलग अलग वर्क डन, 4 वर्क डन निकालेंगे। टेंशन फोर्स के कारण इस पे कितना हो रहा है, टेंशन फोर्स के कारण इस पे कितना हो रहा है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस वाले ब्लॉक पे कितना वर्क डन हो रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस वाले ब्लॉक पे कितना वर्क डन हो रहा है। कॉन्सेप्ट समझ गए, सवाल हो जाएगा, ठीक ना। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए, तो टेंशन फोर्स आप इसको क्या बोलते हैं ना, इसको आप ये भी याद रख लीजिए कि ये जो m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 जो होता है ना, इसको बोलते हैं रिड्यूस मास। रिड्यूस मास, रिड्यूस मास लिखिए, रिड्यूस मास, ठीक ना। तो 2 इंटू रिड्यूस मास इंटू जी, ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 2 इंटू रिड्यूस, कभी आपको लगेगा ना कि यहाँ m1 माइनस m2 होगा कि m1 प्लस m2 होगा, तो इसको रिड्यूस मास याद कर लीजिए। इसको आप याद यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास में एंड एसएचएम में, तो इसको याद रखिए कि m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 को क्या बोलते हैं, रिड्यूस मास। तो क्या हो गया, 2 इंटू रिड्यूस मास इंटू जी इजकल टू टेंशन। आया समझ में। चलो सभी लोग इसका वर्णन लिखिए। टेंशन फोर्स आ गया, एक देखिए निकालते हैं जल्दी से। जैसे टेंशन फोर्स का वैल्यू क्या आ गया, टी का वैल्यू आ गया 4g डिवाइडेड बाई 3, आया ना। तो ये मान के चलिए अब 2 kg वाले ब्लॉक पे हम करते हैं, तो 2 kg वाले ब्लॉक देखिए कि क्या हुआ था कि 2 kg ब्लॉक है, ठीक ना, और इस पे टेंशन ऊपर लग रहा है और मूवमेंट किधर हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो देखिए ये हो गया फोर्स का, ये हो गया माने कि टी का मतलब टेंशन फोर्स, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। तो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है और फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है ना। और क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपना एस दिया हुआ था 4 मीटर, ठीक ना। तो चलो अब करते हैं क्या कि देखिए जो टेंशन क्या है 4g/3 और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ लिखेंगे कि वर्क डन बाई टेंशन फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, मतलब एफ कितना हो जाएगा 4g/3, ठीक ना, और डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, तो 4 मीटर इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो क्या होगा कि 16g डिवाइडेड बाई 3 नेगेटिव। यही ऑप्शन में आपको क्या रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आया तो 16g/3 माइनस 16g/3, 8g/3 माइनस 8g/3, ठीक ना। तो कंफ्यूज हो जाता है। तो आप कौन प्रॉपर कंसेप्ट है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर आ जाएगा, अच्छा हो रहेगा आपका, ठीक ना, आप इजीली निकाल सकते हैं। चलो इतना हो गया आपका, इसको नोट कर लीजिए। वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2 kg ब्लॉक, टेंशन फोर्स कितना वर्क डन करेगा, तो समझ में आ गया सबको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टेंशन फोर्स के कारण और क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो देखिए 2 kg वाले ब्लॉक, तो 2 kg, अब जो भी आपको ये टेंशन ऊपर लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, मैंने कि यहां लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। तो क्या हो जाएगा, वो तो mg ही होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़े ना चेंज हो जाएगा, वो तो mg ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2g, ठीक ना। और मेरे को पता चला कि डिस्प्लेसमेंट भी तो नीचे ही हो रहा है। अब यहाँ लिख लेते हैं कि फोर्स भी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है ना, कि दोनों क्या हो रहा है, पैरेलल वेक्टर है। तब यहाँ से क्या लिख देंगे कि वर्क डन इक्वल टू क्या लिख देंगे कि एफ इंटू वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, ठीक ना। तो एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, फोर्स कितना है 2g, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर इंटू कॉस 0 का वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा, तो 16g। समझ में आया कि 16g जूल, ठीक ना, समझ में आ गया सबको। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, 1 kg वाले ब्लॉक पे भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग खुद से निकाल लिए होंगे, बट चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आप देखिए, आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन 1 kg ब्लॉक,
1 kg ब्लॉक पे देखिए क्या हो रहा है, 1 kg है तो mg तो नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा, लेकिन एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, ऊपर हो रहा है एक्सेलरेशन, ठीक ना। डिस्प्लेसमेंट से हमको मतलब है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर ही होगा, जिधर एक्सेलरेशन इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन 1 kg ब्लॉक, वो क्या लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे कि F इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ देखिए फोर्स कितना हो गया, टेंशन फोर्स, तो टेंशन तो पूरे स्प्रिंग में सेम ही हो जाने वाला है, तो क्या लिखेंगे 4g/3 इंटू डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो 16g/3। ये पॉजिटिव में आए, पॉजिटिव लिखना है नहीं, न्यूटन, इधर न्यूटन लिख दिए। जो वर्क डन बाय टेंशन कितना हो गया, 16g/3 जूल। चलो समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 1 kg ब्लॉक। अब देखिए 1 kg वाले ब्लॉक है ना, 1 kg, mg तो नीचे लगेगा, और डिस्प्ले टेंशन फोर्स हमको कोई मतलब नहीं, और डिस्प्लेसमेंट यस ऊपर हो रहा है, मतलब कि देखिए फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, क्योंकि देखिए जब 2 kg वाले नीचे आ रहा था तो 1 kg वाले ऊपर जाएगा, तो फोर्स नीचे, फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, माने कि डाउनवर्ड में क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव। ध्यान रखिए कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 1 kg ब्लॉक, तो क्या हो जाएगा कि F इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ जो क्या लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ इसको लिख देंगे, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया फोर्स। तो क्या हो गया, फोर्स कितना है mg, माने कि g इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना 4 मीटर इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 4g निगेटिव, माने कि 4g जो निगेटिव में आया, वर्क डन कितना आया, निगेटिव 4g जूल। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करेंगे, डिस्कशन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक ना, और अच्छे अच्छे सवाल की वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में हो रहा है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है और फोर्स भी वेरिएबल लग रहा है, तो उस टाइम किस तरीके से वर्क डन निकालेंगे, इस तरीके का सवाल आया हुआ है, ठीक ना। तो उस तरीके का सवाल क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन करके रखिए। ठीक है, थैंक यू।